नमस्कार दोस्तों। कहिए, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत ही अच्छे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आनंद माधव जी द्वारा लिखित कहानी जूझ का अगला भाग। आवाज सरोज शर्मा। लेखक आगे कहते हैं कि बच्चे तो बहुत कक्षा में अपने अच्छे से ध्यान देने लगे थे और पढ़ के आने लगे थे। उसमें बसंत पाटिल नाम का एक लड़का, शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा ही होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से वह बहुत ही शांत था, हमेशा पढ़ने में लगा रहता है। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा, ऐसा लगता है देख के। और दूसरों की सवालों का जांच भी करता है। मास्टर जी ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। हमेशा वो आगे की बेंच पर बैठता था, बिल्कुल मास्टर जी के सामने। कक्षा में उसका बहुत ही सम्मान था। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से बिछड़ गया हूं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए थी। अब मुझे उसे देखकर ऐसा लगने लगा था। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह से पास भी होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की अपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं था, मतलब सही नहीं था। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। इन सब बातों के कारण मेरा सारा का सारा ध्यान पढ़ाई की ओर लगने लगा और बसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज के कवर चढ़ा दिए थे। अपना बस्ता व्यवस्थित करके रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन को मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में अब आने लगा था। मेरे सवाल भी अब सही होने लगे थे। कभी कभी बसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगता था। इसके कारण मेरी और बसंत की दोस्ती अच्छी हो गई थी। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम बहुत सारे काम करने लगे थे। मास्टर जी मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा था। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत ही कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और बसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। एक मास्टर जी मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं में इतना रम जाते थे। विशेषतः वह कविता बहुत ही अच्छे ढंग से वो पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके पास ही रसिता थी उनके पास। पुरानी नवी मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी याद थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वो एक आध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते थे। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते थे। बीच में कवि यशवंत, तांबे, गिरीश, केशव आदि के साथ अपनी मुलाकात के अनेक स्मरण सुनाते थे। वे स्वयं भी कविता करते थे। अपनी भी एकाध कविता वे बीच बीच में सुना दिया करते थे। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था। मैं अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोकर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस को पीता रहता था।
सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या डोर चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर जी के ही हाव भाव, गति के अनुसार ही गाता रहता था। उन कविताओं के अर्थ में खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसे अभिनय करता था। क्यारियां पानी से कब की भर गई हैं, इसका मुझे याद ही नहीं रहता था। मास्टर जी की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए बहुत ही अकेलापन लगता था। किसी के साथ खेलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए, ऐसा लगता था। लेकिन लेकिन अब अकेलापन से कोई ऊब नहीं होती थी। मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना ही अच्छा है। इस कारण कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकती है, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकता है। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा भी जा सकता है। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू कर दिया। अनंत काडेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति कुछ इस प्रकार है: चांद रात पसरिते पाढ़री गाया धरणी वरी, को मैंने मास्टर जी की चाल से अलग अपनी चाल में बिठा कर गाई। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना केशव करणी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर जी की अपेक्षा ज्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पे कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न भी करता था। मास्टर जी को मेरा प्रयत्न अच्छा लगा कि उन्होंने छठी सातवीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर वह कविता गवाया। पाठशाला के समारोह में भी उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए। मास्टर जी स्वयं कविता करते थे। वे उन कविताओं के चरित्र और उनके स्मरण बताया करते थे। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। खुद मास्टर जी कवि थे, इसलिए अविश्वास हुआ कि कभी भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस का, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर जी के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। यह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता लिख सकता हूँ। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर कविता करने लगा। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर जी को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज और पेंसिल रखने लगा। कभी वह न होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़ों से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख देता था। जब कंठस्थ हो जाती थी तो पोंछ देता था। किसी रविवार के दिन एकाध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर जी को मैं जरूर दिखाता था। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज ही छूट जाता था, इंतजार ही नहीं होता था और मैं रात को ही मास्टर जी के घर जाकर कविता दिखाता था। वे उसे देखते और बहुत ही मुझे शाबाशी देते और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल ही जम जाती थी। बोलते बोलते मास्टर जी बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जात कैसे पहचाने,
उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होनी चाहिए, ये सारी बातें मास्टर जी बताया करते थे। मुझे उनके प्रति अपनापन अनुभव होने लगा। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई, तो लगा मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊं, तो फिर सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती रहती। इन बातों से मैं सौदल सौदल गेकर मास्टर के बहुत नजदीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि को बहुत ही ध्यान से देखने लगा। शब्दों का नशा अब मेरे ऊपर चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मैं मन में कोई मधुर बाजा बजाता रहता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। ये थी एक कवि की निजी जीवन पे लिखी कहानी, जूझ। सच में वो बहुत ही जूझे हुए इंसान थे। जूझ का मतलब ये हुआ कि डटे रहना, निर्णय कठिन लेना और किसी भी चीज को करने के प्रति अपने मन में दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेना। सच कहा जाता है, यदि हम किसी चीज को ठान ले करने के लिए पूरा, तो कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती है। लेकिन उसके लिए अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।